सीमांचल के सियासत में जिन लोगों की दिलचस्पी है वो जानते हैं कि AIMIM की क्या ताकत है सीमांचल में। और इस पार्टी के जो प्रमुख हैं बिहार के अख्तरुल इमान साहब, सीमांचल के 4 जिले में उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है, क्या राजनीतिक ताकत है, इससे भी वो पूरी तरह से रूबरू हैं। तो क्या 24 के चुनाव में सीमांचल में AIMIM कोई बड़ा धमाका करने जा रही है? राजनीतिक रूप से सक्रिय अख्तरुल इमान साहब विशेष मेहमान हैं आज कैपिटल टीवी बिहार के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि AIMIM का 24 को लेकर क्या प्लान है। इसके अलावा जो जातीय सर्वे आया है उसको भी लेकर बहुत सारी नाराजगी है अख्तरुल इमान साहब को कि जो आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं है, न सियासत में और ना ही नौकरी में, तो फिर काम कैसे चलेगा? ये सवाल वो पूछ रहे हैं बड़े नेताओं से, कौम के नेताओं से भी कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो एक बुलंद आवाज़ उठाने की कोशिश की है अख्तरुल इमान साहब ने। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका अख्तरुल इमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। क्या है मसला? पहले हम जातीय सर्वे से ही बात करते हैं। नौकरियों और हिस्सेदारी क्यों नहीं आपको मिलती है? देखिए, मैं तो साधुवाद देता हूं बिहार की सरकार को, जिन्होंने देर से ही एक सही काम किया। और इनके जो आंकड़े छनकर सामने में आए हैं हैरत में डालने वाले हैं। देखा यह गया है इन आंकड़ों में, जो पिछले दिनों में अखबारी रिपोर्ट में, NGO की रिपोर्ट में कही जाती थी, सरकार झुठलाती थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि जातियों का गणना करना नीतीश की मजबूरी हो गई। और जो छनकर आई है बात, वो ये आई है कि यहाँ पर जो अग्री पंक्ति के लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं या ऊंची जाति के लोग हैं, सुखी संपन्न लोग हैं, बिहार में 20,39,370 नौकरियां हैं। और इस 20,39,370 नौकरी में आबादी के हिसाब से जिसको जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ब्राह्मण भाइयों का देखें, राजपूत भाइयों का देखें, भूमिहार भाइयों का देखें, काइस भाइयों का देखें, उनकी जितनी वाजिब हिस्सेदारी हो उससे दोगुनी नौकरी मिली हुई है। यही हाल कोयरी कुर्मी भाइयों का भी है। लेकिन माइनॉरिटी के लोगों का मामला ये है कि बिहार में 2,31,00,000 माइनॉरिटी की आबादी हो गई, 18% गोया, चूंकि अगर उसमें कलाल को जोड़ लिया जाए तो 18% है। उनकी वाजिब हिस्सेदारी नौकरी में 3,66,000 की होती है। उनको 1,72,000 नौकरी दी गई और उनकी 1,95,000 नौकरी लगभग इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। ये जो वंचित रखा गया मुसलमानों को, इस बात पर बड़ी हैरत है कि नौकरियों की आयु तो 30-35 साल की ही होती है। ये सारी नौकरियां सामाजिक न्याय का नारा देने वाले राजद के ज़माने की हैं। ये सारी नौकरियां न्याय के साथ विकास की दावा करने वाली नीतीश के सरकार के ज़माने में है। और इसमें राजद भी, कांग्रेस भी, जदयू भी, भाजपा भी, सब लोगों ने मिलकर राज किया है। और लोगों को तो उनकी आबादी से दोगुनी नौकरी मिल गई और मुसलमानों को उनकी नौकरी से आधी नौकरी से भी कम उनको नौकरी मिली। तो इन लोगों ने हमारे साथ इंसाफ कहाँ किया? इन लोगों ने जुल्म किया। ये समाजी इंसाफ कहाँ है? ये नारा हमारे लिए, न्याय के साथ विकास का नारा कहाँ है हमारे लिए? ये मामला मेरे ही साथ ही नहीं हुआ, बल्कि जो रिजर्वेशन से कोवर्ट है, जिनकी आबादी SC, जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है, अनुसूचित जाति की, उनकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ की है। 20% आबादी उनकी है। उनकी नौकरी में 4 लाख की होती है। उनकी भी 1,11,000 नौकरी इन लोगों ने बदमाशी करके खत्म कर दी। तो ये कहाँ न्याय किया इन लोगों ने? इन लोगों ने जुल्म किया है हमारे साथ, नाइंसाफी की है। अगर वाकईतन इंसाफ का ये बात करते हैं तो हमारे बैकलॉग को पूरा करने की व्यवस्था करें। साथ ही आगामी दिनों में जो रिजर्वेशन का दायरा बढ़कर 75% तक पहुंच गया है और OBC का भी दायरा इन्होंने बढ़ा दिया है, अब इसमें हमारे लिए व्यवस्था करें कि मंडल कमीशन में 27% में हमारा हिस्सा 6% से ज्यादा का होता है, लेकिन 2% भी इन लोगों ने बदमाशी करके नहीं दी। इसलिए हमारा मुतालबा है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह, जिस तरह से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है, हम इन 65% OBC में हमारी 13% की आबादी है, तो हमारी वाजिब हिस्सेदारी ये लोग अलग से तय कर दें ताकि आइंदा हमारे साथ धोखा नहीं हो। और जिन लोगों को नौकरी मिली है, समाजी स्तर उनका बढ़ा है, समाजी रुतबा उनका बढ़ा है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हुई है। अभी 2 कमरे का जो पक्का मकान है वो दूसरे लोगों को 70% से लेकर 41%, ज्यादा भाइयों को 41%, कोयरी कुर्मी भाइयों को 59%, काइस भाइयों को 70% मिली हुई है। वहीं मुसलमानों के दरमियान में जिनको फॉरवर्ड कहते हैं, शेख भाइयों को भी 31% मकान मिला हुआ है, सुरजापुरी को 14% मकान मिला हुआ है, शेरशाहबादियों को 9% मकान मिला हुआ है, 2 कमरे पक्का मकान। तो मामला यह है कि हर एतबार से हमारी नाइंसाफी इन्होंने की है। हमारे MLAs कम है। सरकार जहां पर नामित करती है, लोगों को नामजद करती है, वहां पर भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो गोया ये सरकार तो हमको डुबाकर मारना चाहती है ना? हमारे कंधे पर चढ़ के या ताज पहनते हैं और हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। इसमें बिहार सरकार मुजरिम है। उसने इकबाल जुर्म किया है, उसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। ये जो रिपोर्ट है जाति आधारित करना, ये कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है,
ये सरकारी रिपोर्ट है। ये इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है कि हमने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है, हमने अनुसूचित जाति के साथ नाइंसाफी की है। अगर आप सच्चे हैं अपने अपराध में को कबूल करने में, तो हमारी बैकलॉग की नौकरियां दीजिए। आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए हमको तहफ़्फ़ुज़ हमारा करिए। और इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं मुस्लिम समुदाय के वो लीडर जो चापलूस लीडरी करते हैं जाकर सरकार की, जो अपनी वजारत के लिए, जो अपने बेटे की नौकरी के लिए, अपने बेटे के मेडिकल के लिए, ये अपना सौदागर है ये अपने समुदाय के, कि ये हमारी वकालत नहीं की ठीक से इन लोगों ने। यही मामला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। आपकी बात हम समझ गए। आप सीधा कह रहे हैं कि जो हमारी हिस्सेदारी थी उसमें से नीतीश ने भी धोखा दिया, लालू भी ने धोखा दिया, और समुदाय के कुछ ऐसे नेता भी थे जो अब चापलूसी के कारण आवाज नहीं उठा सके, अब आप उसकी आवाज उठा रहे हैं। तो मौका है 24 का चुनाव, तो इसको आप कैसे देखेंगे? अपने समुदाय को क्या बोलेंगे कि फिर धोखा 24 में भी धोखा खाओ तुम लोग? अरे हमारे मामले में सब कोई झूठा है, सब ने दिया है हमको चोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, किसने हमको साथ वफा किया? सब ने जब हमको दगा दिया है। इन 86 आज़ादी के 76 वर्षों में किसी ने मेरे साथ वफा नहीं किया है। और मैं साधुवाद देता हूँ अगरी जाति के या संपन्न जाति के, पिछड़ी जाति के उन समुदाय के नेताओं को जिन्होंने अपने लोगों को वाजिब हिस्सेदारी से ज़्यादा दिलाया है ना। उनके यहाँ राजनीतिक चेतना है। मुस्लिम माइनॉरिटी में राजनीतिक चेतना का अभाव है, वो अनुसूचित जाति में राजनीतिक चेतना का अभाव है। इसलिए हम राजनीतिक चेतना जगा रहे हैं कि हम भीख मांगने के लिए खड़े नहीं हुए। हम टैक्स तो गर्दन पकड़ के हमारा वसूल कर रहे हैं आप, और नौकरी हमारा देने में गला दबा रहे हैं हमारा आप। ये कैसे होगा? हमने टैक्स दिया है, हमको भी नौकरी में हिस्सा दो। हम तो टैक्स में कहीं नहीं करते, बल्कि हमको नौकरी नहीं दिए हो। हम दिल्ली में, पंजाब में, खेतों में काम करके, पत्थर ढो करके, गल्फ में जाकर के, विदेश में जाकर कमा के लाते हैं, उससे टैक्स देते हैं। और जब नौकरी की बात आएगी तो हमको नौकरी नहीं दोगे। ये बेईमानी नहीं चलेगी। इसी बेईमानी का भंडाफोड़ करने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जनसभाएं करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, राजनीतिक मंच में बात उठाऊंगा, इलेक्शन का इशू बनाऊंगा, ये सारी बातें करूंगा, कर रहा हूं। तो क्या जो 24 का चुनाव है सीमांचल में ये बड़ा इशू बनने जा रहा है? सीमांचल में पूरे बिहार में इशू बनेगा। क्या मैं तो लोगों को कहता हूं कि देखो, आंखें खोलकर देखो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों को, समाज इंसाफ की बात करने वालों को। ये बोलते क्या है या करते क्या है? लगता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही मसीहा है। जो कत्ल करता है वही मसीहा बना हुआ बैठा हुआ है। ये अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। इसके लिए हम उठे। तो AIM का क्या प्लान है 24 को लेकर? क्या पतंग उड़ेगा इस बार, या फिर उसकी डोर किसी कोई ना कोई पार्टी काट देगी? भाई ठीक है, दुश्मन होंगे, काटेंगे। लोग आते हैं, दुनिया में जाते हैं, हम इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन हमारा एक नज़रिया है, एक विचारधारा है। हमने बुनियाद रखी है कि आज़ादी के इन 76 वर्षों के बाद पहली बार माइनॉरिटी की लीडरशिप में एक पार्टी आई है सामने में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी की बात करते हैं, हम दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, किसी का भी घर जले, हम अपने दिल में दर्द रखते हैं। हम इसकी बात को कर रहे हैं। चूंकि हम सच्चाई पर राजनीति करते हैं, चूंकि जिन लोगों का शोषण किया है उनके हक की बात करते हैं, यही वजह है कि इन लोगों ने अपने गठबंधन में हमको शामिल नहीं किया। इसलिए हम छोटे पैमाने पर छोटे दलों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सीमांचल से निकलकर बिहार के दूसरे हिस्सों में भी हम तैयारी कर रहे हैं। अपने संगठन का, अपने आने वाले प्रत्याशियों का आकलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस सिलसिले में हम आपको बिलीव भी करेंगे कि हम सिर्फ सीमांचल में सीमित रहने वाले नहीं हैं। आपने देखा है कि हम कुर्नी में भी लड़े हैं, हम गोपालगंज में भी लड़े हैं, हम मगध में भी लड़े हैं, और इसी वजह से मेरा सफर पूरे बिहार का होगा। तो क्या कोई तीसरा मोर्चा बना रहे हैं आप? यकीनन जब तक बन के सामने हम लोग प्रयासरत हैं। बातचीत चल रही है, जो पिछले दिनों में मैंने कहा था, लेकिन हम लोग वक्त पर इसको आपके सामने में लाने का प्रयास करेंगे। किशनगंज का चुनाव हुआ, आप बहुत मजबूती से लड़े, बहुत वोट आया, 1 लाख से ऊपर वोट आपको भी आया। तो कहीं चूक रह गई होगी, इसलिए आप दिल्ली नहीं गए। तो क्या कोई सबक सीखा है आपने उन सीटों के लिए? 2,94,000 वोट हमने लाए थे, है ना। गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो गिरा हूँ, उठा हूँ, लड़ूंगा और पहुंचूंगा अपनी मंजिल तक। ये आशा रखता हूँ। जनता पर विश्वास है हमको, इस मर्तबा मेरे साथ न्याय करेगी जनता। तो चारों सीटों पर लड़ने जा रहे हैं किस सीमांचल के, या फिर किशनगंज ही फोकस? सीमांचल का इलाके में तो हम चारों सीटों पर अपना काम कर ही रहे हैं। उसके अलावा बिहार के दूसरे हिस्सों में भी हम प्रयासरत हैं। जी प्रयासरत हैं। तो ये थे हमारे साथ अख्तरुल इमान साहब, जिनका साफ कहना है कि समाज के साथ न्याय नहीं हुआ है, कोई एक को दोष नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि सारे लोगों ने ठगने का काम किया, हिस्सेदारी समाज को मिली नहीं, और जो सीमांचल का इलाका है पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया है। इस बार जो चुनावी लड़ाई होने वाली है, बहुत सारे सबक अख्तरुल इमान साहब ने सीखा है उससे, उस पिछले चुनाव से, और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि उन गलतियों को नहीं दोहराकर दिल्ली फतह किया जाए। और तीसरे मोर्चे की भी कवायद अख्तरुल इमान साहब लगे हुए हैं कि एक मोर्चा बने जो सही मायनों में
मुस्लिमों को उसका हक दे, वंचितों को उनका हक दे, दलितों को उसका हक दिलाए। केवल शब्दबाग ना दिखाए, सपना ना दिखाए, जमीन पर वो दिखे कि हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, ये हमने आपसे वादा किया था, इसको हम पूरा कर रहे हैं। ये कोशिश AIMIM की भी है और अख्तरुल इमान साहब की है। देखिए कि अपने वादे पर वो कितना खरा उतरते हैं और सीमांचल की जो लड़ाई होने वाली है इस बार, उसमें कितने अहम रोल अदा करते हैं और दूसरे दलों को कितने परेशानी में डालते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।